हेलो फ्रेंड, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट रेंट और बाय द हाउस। ये हम 3 एंगल से देखेंगे। फर्स्ट एंगल है इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू, सेकंड एंगल है लोकेशन एंड अफोर्डेबल पॉइंट ऑफ व्यू एंड थर्ड एंगल है कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो फर्स्ट एंगल है इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू। इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू मीन्स क्या? हमने इंडिया में ऐसे लोग होते हैं कि हर जगह इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। मीन्स आप कहाँ भी सोशल सर्कल में जाओगे, पार्टी में जाओगे या किधर भी मीटिंग में जाओगे, पेरेंट मीटिंग में जाओगे, कि इधर भी जॉब करते तो आपको पूछ के आप कहाँ पे रहते हैं, आपका खुद का घर है क्या, कितने में ले लिया, ऐसे गॉसिपिंग होता है। तो सब जो एक तो आपका घर हेरिडी होता है, मीन्स बात नहीं तो आपका एक खुद का होता है। ये इंडिया में होता है। अभी शादी करने के लिए जाएंगे तो लड़का लड़की मीन्स लड़के तो पूछते ही है कि आपका खुद का घर है क्या नहीं, आपकी प्रॉपर्टी क्या है, आपके गांव में प्रॉपर्टी कितना है, आपका इधर प्रॉपर्टी कितना है, खुद का घर है क्या नहीं, ये इम्पोर्टेंट होता है। तभी हो ये शादी के लिए पास हो जाता है, नहीं तो वो फेल हो जाता है। तो वो पहले देखते हैं आपका पेमेंट कितना है, वो भी देखते हैं, जॉब सिक्योर है क्या नहीं, वो भी देखते हैं। तो फर्स्ट पूछते हैं आपका प्रॉपर्टी मीन्स आपका खुद का घर है क्या नहीं। तो इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू ये तो इंडिया में देखते ही है, तो आपको बाय करना ही पड़ेगा इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू। तो कभी नया घर लिया तो आपको ये लगता है कि ये कर्टन लगाने का है, ये कलर लगाने का है, ये इमोशनली अब फीलिंग आती है। रेंट पे है तो चलो ये ठीक है, अपन ज्यादा खर्चा नहीं करते हैं, तो एक वो माहौल रहता है अपना खुद का घर का। मीन्स वो गाना है ना, ये तेरा घर या मेरा घर, मीन्स अपना घर है। तो क्या क्या करते हैं अपना घर के लिए लोग, मीन्स अपना घर होता है। तो इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू तो आपको घर लेना ही चाहिए, आपका एक स्टेटस मेंटेन रहता है। तो अभी वो दीवार पिक्चर था कुछ, तो अमिताभ बच्चन और शशि कपूर का डायलॉग था कि मेरे पास तो प्रॉपर्टी है, गाड़ी है, बंगला है, तेरे पास क्या है? वो बोलता है मेरे पास माँ है। मीन्स इमोशनल में सबको ऐसा ही बोलते हैं, मेरे पास ये है, वो है, वो है, वो है। मीन्स मेरे पास खुद का घर होना ही चाहिए, इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू। ये फर्स्ट एस्पेक्ट हो गया। तो ये एस्पेक्ट से आपको खुद का घर होना चाहिए। ओके, सेकंड एस्पेक्ट क्या है? लोकेशन एफोर्डेबल वाइज ऑफ व्यू। अभी लोकेशन, अभी आप किधर भी जॉब करते हैं, नहीं तो आपको लड़की देखने की है, तो आप बॉम्बे में रहते हैं तो आप आउटस्कर्ट में जाएंगे, मीन्स करजत, बदलापुर ये साइड में जाएंगे, तो वो किधर रहता है, लड़का किधर रहता है, उसके ऊपर भी 25% तो कहाँ पे रहता है, कहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर वो रिजेक्ट हो जाता है। बॉम्बे में रहता है, यहाँ पे उसकी खुद का घर है तो पास है। पहले से ही लड़की को भी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए कि अपना घर हो। तो वो देखते हैं कि शादी के टाइम पे भी कि अपना घर होना चाहिए। मीन्स वो भी लोकेशन कहाँ पे है वो भी देखते हैं। अभी अफोर्डेबिलिटी मीन्स अफोर्डेबल है क्या नहीं। अभी आपको 1 लाख पेमेंट है, आपका दोनों का मिला के 1 लाख है, और नहीं तो आपकी वाइफ हाउस वाइफ है और आपका 1 लाख है, तो सब मिला के आपके हाथ में 1 लाख आता है। तो 1 लाख आता है तो आप बोलेंगे मैं 1 करोड़ का हाउस लूंगा, तो ये रॉन्ग डिसीजन है। आपको कितना लेना चाहिए? 60 लाख का हाउस लेना चाहिए। तो 60 लाख के हिसाब से आप बदलापुर ये साइड में, अभी 2 BHK लेने का है तो बदलापुर वो साइड में जाएंगे तो आपको 30 लाख में भी आ जाएगा 2 BHK। बाद में डोंबुली साइड में जाएंगे तो 40-50 लाख में भी 2 BHK आ जाएगा। बाद में ठाणा में 80 लाख, और ऊपर जाएंगे तो 1 करोड़ के ऊपर ही होगा। मुलुंड भांडुप के यहाँ 1.5 करोड़ के ऊपर। आगे जाएंगे दादर और अंधेरी के साइड में जाएंगे तो 2 करोड़ के ऊपर ही 2 BHK मिलेगा। तो आपके औकात में हैसियत से हिसाब से आपको देखना चाहिए अपना का डाउन पेमेंट कितने का है, कितना आप दे सकते हैं, उससे हिसाब से देना चाहिए। अभी सब बिल्डर 95-5 मीन्स स्कीम लगाते हैं, आपको 90% भी हाउस लोन मिलता है। मीन्स
अभी तो गवर्नमेंट तो पहले तो जमाने में 10% था होम लोन, अभी गवर्नमेंट ने पूरा 6.5% होम लोन मीन्स आप ज्यादा से ज्यादा होम लो, इसलिए आपको होम लोन कम किया है, एफडी के ऊपर इंटरेस्ट कम दिया है, तो गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी है। और फर्स्ट होम है तो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना कुछ तो है, तो उसमें 2.67 लैक्स कम भी हो जाते हैं पहला घर है तो इसलिए वो प्रोविजन निकाली है गवर्नमेंट ने। तो ऐसा नहीं है आप 3 लाख के लिए 1 करोड़ का लोन लेंगे, ऐसा नहीं। आपका पेमेंट कितना है वो सब देख के आपको लोन चाहिए। अभी 1 लाख पेमेंट है तो आपको 60 लाख तक लोन लेना चाहिए। 60 लाख तक लोन लेंगे, 60 लाख तक आपको होम बाय करना चाहिए। मीन्स 60 लाख का मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें 25% डाउन पेमेंट बोला था। 25% डाउन पेमेंट मीन 60 लाख का 25% डाउन पेमेंट मीन 15 लाख डाउन पेमेंट। तो 60 लाख माइनस 15 लाख मीन्स 45 लाख। तो आपको होम लोन 45 लाख देना चाहिए, मीन्स आपको 25% डाउन पेमेंट करना ही चाहिए। तो 45 लाख के ऊपर आपको ईएमआई आ सकता है 35 टू 40,000। तो ईएमआई 40,000 35 टू 40,000 आ सकता है आपको। तो आपका जो आपके पास मीन्स 1 लाख माइनस 40,000 किया तो आपको हाथ में आता है 60,000। तो 60,000 में आपको अभी एसएससी बोर्ड, आपको 2 बच्चे हैं तो एसएससी बोर्ड में मंथली आपका खर्चा है, प्राइवेट स्कूल में मंथली खर्चा है 5,000 पर चाइल्ड। सीबीएसई बोर्ड में जाओगे तो 10,000 पर मंथ जाएगा, और आईसीएसई बोर्ड में जाओगे तो 15,000 पर मंथ जाएगा। तो आपके स्टेटस से हिसाब कौन से स्कूल में आपको डालने का है वो पहले ही घर लेने से पहले ही सोचना है कि मेरा बच्चा कौन से स्कूल में जाएगा। उसी हिसाब से पहले बजट कैलकुलेशन करके आपको घर लेने का है। अभी आईसीएसई बोर्ड में समझियो, तो सीबीएसई बोर्ड में आपके बच्चे तो 20,000 साइड में करो, 2 बच्चे हैं तो 20,000, 1 बच्चा है तो 10,000 करो। तो बस फी हो गया, और 20,000 मंथली आपका खर्चा घर का 40,000 हो गया प्लस करके। अभी 20,000 रिमेनिंग अमाउंट है। तो आपको अभी कुछ तो फंक्शन है, शादी है तो बर्थडे है, उस पार्टी में जाने का है तो आपको उसका खर्चा आएगा, गिफ्ट का खर्चा आएगा, और कुछ जो एसेसरीज लगती है तो उसका खर्चा आएगा, बाकी का खर्चा तो वो 20,000 हो गया पूरा। आपका कुछ ईएमआई रहेगा, मीन्स अभी मेडिक्लेम रहेगा, नहीं तो दूसरा लाइफ इंश्योरेंस रहेगा, और किधर हमने इन्वेस्टमेंट किया रहेगा, पीपीएफ, सुकन्या। अभी लड़की है तो सुकन्या में थोड़ा पर इन्वेस्टमेंट करेंगे आप लोग। तो उनके फ्यूचर से बच्चे के लिए आपने जो स्कीम निकाली है उसमें आपका 20,000 जाएगा। तो 60,000 वो माइनस की गया तो 40,000 आपका ईएमआई जाएगा, ईएमआई में चला जाएगा। ये आपको प्री प्लान फाइनेंशियल प्लानिंग होना चाहिए। तो मेरा 1 लाख मुझे हाथ में आता है तो कितना महीने मुझे इतना 60,000 पे खर्चा है तो मुझे 40,000 का क्या करना चाहिए। ऐसे आपको एफोर्डेबल पॉइंट ऑफ व्यू देखना चाहिए कि कितने का घर लेने का है। नहीं तो आप 1 करोड़ 1 लाख का आपका 90,000 ईएमआई जाएगा उसमें से, तो आप क्या खाएंगे क्या पिएंगे। तो मनी पूरा फाइनेंशियल कैलकुलेशन करके आपको घर लेना चाहिए। ऐसा नहीं स्टेटस के लिए भी जाते हैं, मेरे फ्रेंड ने इधर ले लिया, मुलुर में ले लिया तो मुझे भी मुलुर में लेना चाहिए, ऐसा नहीं है। इसके बच्चे ये स्कूल में गए तो मेरे बच्चे भी ये स्कूल में होना चाहिए। अपना कितना हाथ में आता है। आपके पास खाने पीने के लिए तो पैसा चाहिए, घूमने के लिए पैसा चाहिए, एंजॉयमेंट तो चाहिए। तो 20 साल आप ईएमआई भरेंगे तो क्या एंजॉयमेंट करेंगे, बराबर ना। तो अपने मीन्स फाइनेंशियल प्लानिंग के पूरा करके आपको
घर को कितने अमाउंट में घर लेने का वो आपको देखना चाहिए। लोकेशन वाइज का तो लोकेशन वाइज ऑफ व्यू तो मैंने आपको बोला कि आपके आपने कितना हम EMI भर सकते हैं, उसी तरह वो लोकेशन कैलकुलेट आपको 1 BHK भी, इधर हम 1 BHK 60 लाख का आता है ठाणा में, तो वो भी आप ले सकते हैं 1 BHK 2 BHK। तो आपको जो रिमेनिंग अमाउंट है 2 BHK आपका 80 लाख का आएगा ठाणा में, ठाणा सिटी में, और 1 BHK 60 लाख का आएगा। तो आप अफोर्डेबली लेके देखेंगे हमको कि अभी हमको 1 BHK लेने का है, बाद में सोचेंगे 2 BHK लेने का है कि नहीं। तो बाकी का जो 20 लाख है, तो आपका पूरा खर्चा आप बच्चों का एजुकेशन है, कुछ आगे का फी है, उनके फ्यूचर के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये अफोर्डेबल पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। अभी वो बाइंग के लिए मैंने डिसीजन बताया। अभी रेंटल वाइज मैं कभी बोलूंगी आपको, रेंटल वाइज आपको स्टेटस मेंटेन करने की है, और मेरे पास एक दोनों मिला के 1 लाख का पेमेंट हाथ में आता है, तो मैं क्या करूंगी, मैं रेंटल ऑप्शन चूज करूंगी। तो इधर बॉम्बे में 1/4 अमंग्स 1/5 या 1/4 रेंट होता है। 1 करोड़ का घर ले लो तो 25,000 रेंट आता है, उसमें 1.5 करोड़ का लेगो तो आगे बढ़ जाता है 35,000 40,000, ऐसा आपको रेंटल अमाउंट देना पड़ेगा। तो आपको स्टेटस मेंटेन करने का है तो आप रेंटल ऑप्शन चूज करो कि बॉम्बे आके यहाँ घर ले लो, 25 to 30,000 रेंट 2 BHK का रेंट पे करो, तो बाकी का अमाउंट आपके आप सब यूज कर सकते हैं अपने बच्चों के खर्चे के लिए। एंजॉय है, 20 इयर्स आप एंजॉय कर सकते हैं। बाद में आपका डाउन पेमेंट के लिए आप किधर भी इन्वेस्ट करके आप बाद में भी 10 साल के बाद में भी आप ले सकते हैं हाउस। तो आपका खर्चा बच जाएगा। मीन्स आप अफोर्डेबल लोकेशन वाइज ऑफ व्यू मैंने आपको बताया। आपको स्टेटस मेंटेन रेंट ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं, लेकिन बाइंग ऑप्शन इज मोस्ट प्रिफरेबल, मैं करूंगी इसमें। और थर्ड है कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो आता है रेंटल ऑप्शन इज बेटर देन बाइंग ऑप्शन। तो कैसे है रेंटल ऑप्शन बेटर देन बाइंग ऑप्शन, हम कैलकुलेशन पूरा, मैंने कैलकुलेशन रफली कैलकुलेशन है। मैं एक साइंस ग्रेजुएट हूँ, मैंने एक्सेल शीट में नहीं एक्सप्लेन, मैं अभी सीख रही हूँ कैसे एक्सेल शीट बनाते हैं। मैंने रफली एक कागज पे बनाया है रफली कैलकुलेशन, वो हम देखेंगे। अभी हम कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे। इधर देखा रेंट और बाइंग ऑप्शन लिखा है। मंथली रेंट कितना है, 25,000 है। ये देखो 25,000 है, तो ईयरली रेंट कितना हुआ मेरा। अभी 2 BHK मैंने ले लिया, प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी वैल्यू है 1 करोड़, तो उसका रेंट आएगा 25,000 इंटू 12, तो ईयरली मेरा एक्सपेंसेस कितना है, तो 3 लाख। तो 5 to 10% रेंट पे घर लिया तो 5 to 10% ईयरली इंक्रीमेंट होता है रेंट। तो एज्यूम करो कि 7.5% है, तो ऑलमोस्ट 3,22,500 आपको देना पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट आपको 3,22,500 देना पड़ेगा। लेकिन आपको ये रेंटली है, तो आपको मैंने अराउंड लिखा है राउंड फिगर करके, तो 7.5% आपको ईयरली है आपको। तो 3,22,000 नेक्स्ट ईयर बढ़ेगा। बाद में ऐसे बढ़ के और बढ़ के जाएगा रेंट। तो जो ईयरली यील्ड होगी, तो मैंने अराउंड 3,50,000 कैलकुलेट की, तो 20 ईयर्स तो कितनी हुई, 70 लाख खर्चा आएगा आपका। तो टोटल रेंट 20 ईयर्स का कितना हुआ, 70 लाख। ओके, बाद में है बाइंग हाउस। अभी अपनी प्रॉपर्टी बाय की, तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है,
ईएमआई है, ईएमआई आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसके ऊपर 6.5%, होम लोन 6.5% है। मैंने आपको बोला है डाउन पेमेंट आपको 20 या 25% देने का है। तो आप समझो आपने डाउन पेमेंट किया 20 लैक्स, 1 करोड़ का 20% तो 20 लैक्स हो गया। लोन अमाउंट है 80 मीन्स 1 करोड़ माइनस 20 लैक्स मीन्स 80 लैक्स हो गई। तो लोन अमाउंट है 80 लैक्स। तो आपको 20 ईयर्स के लिए हमने लोन लिया 6.5% से हिसाब से। तो ईएमआई ऑन होम लोन कितना है 59,646 रुपीज़। ओके, तो टोटल इंटरेस्ट अपने को पे करना पड़ता है 20 ईयर्स के लिए 63,15,004 रुपीज़। तो टोटल अमाउंट कितना हुआ अपना 80,000 प्लस 63,000 वो हुआ 1 करोड़ 43,000 15,004। और आपको डाउन पेमेंट कितना देना पड़ा है 20 लाख डाउन पेमेंट दिया, 20 लाख आपने डाउन पेमेंट किया। तो आपको पूरा वैल्यू है 1,63,000 का, ये पूरा वैल्यू है 1,63,000 का, ये अलग वैल्यू है 1,63,000 पूरा आपका कैलकुलेशन है होम के लिए। हाँ, मेंटेनेंस वैल्यू। और वो जो आपने डाउन पेमेंट किया है 20 लाख आपने जो डाउन पेमेंट किया है उसका हम लमसम अमाउंट आप एफडी में रखेंगे नहीं तो म्यूचुअल फंड में डालेंगे, उसका हम कैलकुलेशन बाद में देखेंगे। ये रफ कैलकुलेशन है मेरा। तो ये हुआ 1 करोड़ 63 लाख सा। आपका घर है तो आप रेंट पे है, इधर रेंट पे है तो आपको मेंटेनेंस नहीं चार्ज पड़ेगा। आपका मेंटेनेंस आपका खुद का घर है तो आपको मेंटेनेंस चार्ज करना पड़ता है। तो 2 BHK है तो अराउंड 5,000 के आसपास आपको मेंटेनेंस आएगा। मैंने मिनिमम 4,000 ले लिया है, 4,000 इंटू 12 इंटू 20 तो मेरा पूरा 10 लाख के आसपास मेंटेनेंस अमाउंट जाता है 20 ईयर्स का। तो ये प्लस ये मेंटेनेंस प्लस 20 लाख ये सब मिला के तो कितना हुआ प्लस 20 लाख्स, ये सब मिला के मेरा 1 करोड़ 72 लाख के अराउंड जाता है वैल्यू। ये देखो 1 करोड़ 20 लाख के अराउंड जाता है। मैंने ये 20 लाख से अभी 20 लाख से मैंने ऐसे ही रफली कैलकुलेशन किया है। तो 20 लाख प्लस करने के बाद आपको अराउंड पूरा आपके ऊपर उसके ऊपर आपको एप्रिसिएशन भी मीन्स आपकी वो टाइम 20 साल के बाद 1 करोड़ जो आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू हो ऑलमोस्ट कितनी होगी 20 साल के बाद अभी 3-4% प्रॉपर्टी का ये है। तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी ऑलमोस्ट अराउंड 2 करोड़ के आसपास या 2.5 करोड़ तक हो जाएगी। ज़्यादा एप्रिसिएशन है मीन ज़्यादा प्रॉपर्टी यील्ड है मीन्स 5 to 6% है तो ज़्यादा प्रॉपर्टी की वैल्यू आएगी। मैंने मिनिमम 3 to 4% पकड़ी है क्योंकि अभी मिनिमम 3 to 4% पकड़ी है, उस हिसाब से 2 करोड़ तक जाएगी। अभी आप देखो कैलकुलेशन, अभी लमसम आपका जो इधर 20 लाख डाउन पेमेंट किया है आप रेंटल में ऑप्शन में जाएंगे तो आपका डाउन पेमेंट बच जाएगा 20 लाख। अभी 20 लाख बच जाएगा, आप लमसम एफडी में डालोगे 5% एफडी में डाला तो आपको 20 साल के बाद ये देखो 5% आपने एफडी में डाला तो 20 साल के बाद उसकी वैल्यू है 1 करोड़ 44 लाख म्हणजे 1.44 करोड़ तक हो जाएगी। आपकी अभी 8% समझो हमने बॉन्ड में डाला या म्यूचुअल फंड में डाला तो मिनिमम अभी 8% है तो 93 लाख हो जाएगी। अभी आपका रेंट कितना है, आपका रेंट है 60,000। आपका ईएमआई कितना है आपको देना पड़ रहा है ऑलमोस्ट 59,000 मीन्स 60,000 1 करोड़ की। आपको रेंट कितना देना पड़ता है, वही प्रॉपर्टी का रेंट है 25,000। तो 60,000 रेंट माइनस 60,000 टोटल ईएमआई माइनस 25,000 रेंट तो आपका बच कितना आता है 35,000।
तो इन्वेस्ट आप अपने एसआईपी निकाली, म्यूचुअल फंड में निकाली, नहीं तो एफडी में रखा तो आपको कम आएगा 5% के हिसाब से। आपने म्यूचुअल फंड में रखा तो 8 to 10%, नहीं तो 12% भी आ सकता है, मार्केट के ऊपर डिपेंड है। तो इन्वेस्टेड अमाउंट कितना हुआ 35,000 से एसआईपी निकाली तो 84 लाख इन्वेस्टेड अमाउंट है। एस्टिमेटेड रिटर्न आपको मिलेगा 10% से हिसाब से इधर कैलकुलेट किया है तो 2,67 लाख जाता है। और ये 93 आपने लमसम रखा है तो 8% से लमसम मैंने निकाला है 93 लाख, मीन्स ये 10% से एसआईपी म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया है समझो, तो ये 10% एसआईपी का मीन्स 35,000 एसआईपी निकाली है 20 ईयर्स के लिए, और ये लमसम अमाउंट डाला है 20 लाख, जो बचा है डाउन पेमेंट का वो डाला है। कुल मिला के आपका 3,61 लाख तक आपको ये है, ये आपकी सेविंग हो जाती है। अभी आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू ऑलमोस्ट समझो 2 करोड़ है, नहीं तो 2.5 करोड़ है, तभी भी रेंट ऑप्शन में जाएंगे तो आपको कितना बच जाता है 1.61 करोड़ बच जाता है। मीन्स आपको फायदा ही है, रेंटल ऑप्शन में जाएंगे तो आपको फायदा ही है। अभी आपके पास इतना जम गया तो 2 करोड़ का आप घर बाद में 20 ईयर्स के बाद में घर भी ले सकते हैं और बचा हुआ पैसा आप रिटायरमेंट के लिए यूज भी कर सकते हैं, लेकिन आप रिटायरमेंट के बाद घर से ले सकते हैं। मैं आपको यह ऑप्शन नहीं बताऊंगी, अभी ये हुआ रफली कैलकुलेशन, तो आप डिसाइड करो कौन से ऑप्शन प्रीफर है। लेकिन मैं वो बोलूंगी आप एक फर्स्ट हाउस है तो आप बाई हाउस करो, रेंटल मत प्रीफर करो, क्योंकि रेंट आपको जो सेविंग आपको अभी मैंने बाय हाउस किया तो मुझे ईएमआई भरना ही है, इसलिए मैं सेविंग कर रही हूँ। अभी ये रेंटल ऑप्शन में कैसा है, अभी 35,000 आप तो एसआईपी नहीं निकाल सकते हैं, आपके मन के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, तो आप खर्चा भी कर सकते हैं, इधर उधर कैसा खर्चा होता मालूम नहीं पड़ता है। आपके मन के ऊपर कंट्रोल है तो ये आप ये ऑप्शन में जा सकते हैं, लेकिन आप ये यहाँ पे ये ऑप्शन बराबर नहीं है, मैं एक्सप्लेन करूंगी। ये हुआ कैलकुलेशन, रफली कैलकुलेशन है, ये मैंने एक्सेल शीट नहीं बनाया है, मैंने कौन से दूसरे वीडियो में एक्सेल शीट बना के आपको देखूंगी, लेकिन ये मेरा रफली कैलकुलेशन है मैंने किया हुआ। कैलकुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो आपको रेंटल ऑप्शन बेस्ट है। तो ये कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू रेंटल ऑप्शन बेस्ट है। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 10 to 12% आएगा, एफडी में इन्वेस्ट करेंगे तो कम आता है, एफडी में इन्वेस्ट करेंगे तो 5% से एफडी मिलती है तो उसमें कम आएगा। लेकिन आप रेंटल ऑप्शन तो एफडी में करेंगे तो लगभग थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, लेकिन म्यूचुअल फंड में करेंगे तो जरा ज्यादा आपको इनकम मिल जाता है। ये कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू रेंटल ऑप्शन इज बेटर है। लेकिन इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू, अभी आप एशिया में रहते हैं तो इमोशनल पॉइंट देखते हैं, तो इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू तो आपको ये ऑप्शन बाइंग ऑप्शन बेटर है। आपको सेकेंड अभी आपके पास इन्वेस्टमेंट आपको क्या 2-4 घर लेने का नहीं, एक घर लिया वो इसके लिए मैं प्रीफर करूंगी बाइंग ऑप्शन। आपको एक घर है और किधर इन्वेस्ट करने का है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी दूसरी जगह इन्वेस्ट कीजिए अपना मनी, तो आपको फायदा ही है एज पर कैलकुलेशन। तो आपने तीनों एक्सेप्ट देखा, मीन्स इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू, बाद में लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, अफोर्डेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू एंड कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे मैंने आपको सब करके बताया। आउट ऑफ इंडिया मैंने यूरोप कंट्री में जाएंगे तो वो लोग तो मैं आज ऐसे एंजॉय लाइफ करते हैं, मीन्स उनके लिए तो रेंटल ऑप्शन ठीक है। लेकिन आप इंडिया में रहते हैं तो अपना एक तो घर हेरिडिटी होगा तो भी चलेगा, एक तो घर अपना होना ही चाहिए। ये मेरा ये है। आप ये तीनों पॉइंट ध्यान में रखते आप डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन आउट ऑफ इंडिया में कैसा कल्चर है कि आपने सर्विस की तो बाद में यूएसए में मैंने सुना है कि उधर अनएम्प्लॉयड है उनको बाद दो मीन्स $2,000 मिलते हैं
तो उनको एक पेंशन, कुछ भी काम के बिना उनको 2000 मिल के, बच्चे के लिए $250 मिलते हैं। तो उधर ठीक है, रेंट में रहो और आज का आज खर्चा करो, लेकिन अपने यहाँ कैसे सेविंग सिस्टम है। तो यहाँ पे एक घर तो होना चाहिए। दूसरा घर होगा तो उसके लिए मैं इन्वेस्ट कहाँ करने का है, मैं दूसरा वीडियो अलग बनाऊंगी। आपने अभी घर लिया, 20 इयर्स के बाद आपका EMI भी खत्म हो जाएगा, अपने ऊपर अपना एक खुद का घर भी होगा, दोनों ही होगा। मीन्स आपका मीन्स आप बाद में ओल्ड एज में आपको किधर इधर उधर तभी आप अभी आपको रिटायरमेंट होने का है जल्दी, मीन्स VRS लेने की है। तो आप ये बाइंग ऑप्शन बेटर है। आप रेंट में रहोगे, बाद में आपको आप बोल सकते हैं अपने बच्चों को ये मेरा घर है, तो बच्चों को बोल सकते हैं आप दूसरा घर ले लो। तो ये बेटर ऑप्शन है इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू। ये इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू, बाइंग होम इज अ बेटर ऑप्शन है। आपको एक घर तो होना ही चाहिए। दूसरा अफोर्डेबिलिटी, लोकेशन पॉइंट ऑफ, मैंने कैलकुलेशन करके बताया है आपको क्या मेंटेन करने का है, वैसे इसी हिसाब से आप रेंटल ऑप्शन या बाइंग ऑप्शन चूज कर सकते हैं। कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे मैंने बताया है, लेकिन मैं बाइंग ऑप्शन प्रिफर करूंगी। इंडिया में एक तो घर होना चाहिए, दूसरा घर लेने के लिए इन्वेस्टमेंट करने का है। मैं तो तभी तो मैं तो दूसरी जगह आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप ये तीनों ऑप्शन, इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू, अफोर्डेबल पॉइंट ऑफ व्यू, लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आप कौन सा आपको बेटर ऑप्शन लगता है आप चूज कर सकते हैं। आपके पास मन में कंट्रोल है, आपको 10 साल के बाद 15 साल के बाद घर से ले सकते हैं, तो आप 10 साल में रेंट पे रहो, डाउन पेमेंट अच्छी तरह ये कलेक्ट सेविंग करो, बाद में आप 10 साल के बाद लोन घर ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको प्रिफर करूंगी बाइंग ऑप्शन की पूरा फाइनेंशियल बजट प्लानिंग करके आप बाय ऑप्शन में प्रिफर करो, वो अच्छा है। आपको ये वीडियो बाकी कैसे इन्वेस्टमेंट के और वीडियो चाहिए तो मैं आगे बनाऊंगी। तो ये बाइंग ऑप्शन इज बेटर है। आप छोटा सा भी घर ले लो, लेकिन अपने बजट के हिसाब से ले लो। लोकेशन कहाँ पे है, आपको कहाँ पे सूट करता है, उसी हिसाब से ले लो। तो आई विल प्रीफर दिस ऑप्शन, बाइंग ऑप्शन। आप भी मेरा वीडियो देख के कैलकुलेट करके आप डिसाइड कर से आपको कौन सा ऑप्शन बेटर है। ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट देना मत भूलिए। बाय।